अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने और फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस इंट्रोडक्शन के बाद आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, नाम से मेंशन है बेटा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग लिख लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा खुद ब खुद, इटसेल्फ, खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाएगा, उसे करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट नहीं चाहिए, एक्सटर्नली कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन विच टेक प्लेस इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाएगा, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल रिएजेंट या हेल्प या एनर्जी नहीं चाहिए, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इट इज अ रियल एंड द नेचुरल प्रोसेस। पहली बात, जो स्पॉन्टेनियस हमारे पास रिएक्शंस होते हैं ये रियल होते हैं और ये कुदरती होते हैं। इसके लिए हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज यूनिडायरेक्शनल और ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते होते हैं, दोबारा रिवर्स खुद ब खुद नहीं हो सकते। इट इज यूनिडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। कैसे? एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो बेटा सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर टू लोअर लेवल। पानी अपने आप हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ अपने आप मूव करता है। अगर पानी हिल्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर होगा तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप आता है, खुद ब खुद आता है। तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है, जिसके ऊपर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। ये यूनिडायरेक्शनल है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ तो आएगा लेकिन पानी नीचे से ऊपर की तरफ खुद ब खुद नहीं जाता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस और ये कुदरती तौर पर हो सकते हैं। तो बेटा फ्लो ऑफ वाटर सबसे कॉमन एग्जांपल है। अगर हम केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल देखें, केमिकल रिएक्शंस देखें जो खुद ब खुद होते हैं, उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, जब कोई भी एसिड किसी बेस से मिलता है तो क्या बनाता है? फौरन वो साल्ट और वाटर बन जाता है। ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है, हमें इसके लिए कोई एक्सटर्नल रिएजेंट या हीट रिक्वायर्ड नहीं होती। तो बेटा ये रिएक्शन कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जैसे ही NaCl HCl से मिलेगा, एसिड बेस से मिलेगा, साल्ट और वाटर बन जाता है। इसकी एक और एग्जांपल, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे जो कि किस कलर का होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे अंदर शामिल करते हैं जिंक, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन खुद ब खुद होगा। और यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहां पर जिंक आ जाएगा और से कॉपर रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। और जैसे ही कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, इसमें जिंक ऐड होती है, इसका ब्लू कलर आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? डिसअपियर। इसका कलर जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू होता है और रिएक्शन अपने आप हो जाता है। इसके लिए भी हमें कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट, हीट, प्रेशर या कोई और रिएजेंट नहीं चाहिए होता। तो बेटा ये रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, जिसका नाम होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। इसी के साथ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हम एक कंडीशंस भी पढ़ते हैं। बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें इनिशियली शुरू के अंदर तो थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, उसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद मूव करते जाते हैं और एटलीस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिन्हें शुरू के अंदर थोड़ी सी हीट देनी पड़े और बाकी वो रिएक्शन खुद ब खुद कंप्लीट हो, उन्हें भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है कोयला। बेटा जब कोयला को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं
तो शुरू के अंदर हमें थोड़ा सा स्पार्क हीट देनी पड़ती है। जैसे ही लकड़ी जलना शुरू हो जाए उसे हीट खत्म कर देते हैं, हम नहीं देते हीट। उसके बाद वो लकड़ी सारी की सारी खुद ब खुद जल जाती है, रिएक्शन खुद ब खुद कंप्लीट होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को भी स्पॉन्टेनियस कंसीडर करेंगे। हाँ ये बात है, शुरू में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, तो बाकी रिएक्शन तो खुद हो रहा है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस में ही कंसीडर करेंगे। तो हम यहां पर इसे मेंशन करेंगे। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल भी हो सकता है। एक और है, एक क्वेश्चन आता है बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब कैंडल मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो शुरू के थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, उसके बाद वो जलती रहती है जब तक वो सारी की सारी खत्म ना हो जाए। तो बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, ये तमाम क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करेंगे। बेटा इसके बारे में समटाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट। कभी कभी ऐसा होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हमें शुरू में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, बट वंस इट स्टार्ट इट कंप्लीट इटसेल्फ। जब ये स्टार्ट हो जाए तो अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है कैंडल की। कैंडल को हम शुरू के अंदर थोड़ा सा स्पार्क देते हैं, जो जलना शुरू हो जाए उसके बाद वो अपने आप ही सारी जल के कंप्लीट हो जाती है, दोबारा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है, बाकी उसे स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा होगा? बर्निंग ऑफ कोल एंड द हाइड्रोकार्बन्स। एक्सरसाइज के अंदर कैंडल की एग्जांपल लिखी हुई है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करनी पड़ती है, रीजन बताना पड़ता है। इसी के साथ बात करेंगे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद। नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, इसे कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एजेंट चाहिए होगा, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। मतलब अब अगर पानी को लोअर लेवल से अपर लेवल तक लेके जाना हो, पानी हमने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगी। बेटा घरों में जो नॉर्मली पंप होते हैं, जिसे मोटर पंप कहते हैं, वहां से जब पानी नीचे से ऊपर तक खींचती है मोटर, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जबकि पानी ऊपर से नीचे तरफ खुद ब खुद जाता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस इट्स ओन, ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस। इट डज नॉट अकर इन द नेचर, ये कुदरती तौर पर खुद नहीं हो सकता। इट रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस के अपोजिट होता है। पंपिंग द वाटर अपहिल, पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना। इसी एक और कॉमन एग्जांपल है, अगर एक हिल पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पड़ाओ, अगर पत्थर ऊपर से गिरेगा तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो रिएक्शन कौन सा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर उसी पत्थर स्टोन को दोबारा ऊपर लेके जाना हो तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऊपर चला जाएगा लेकिन एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो कौन सा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो वाटर को दोबारा वापस लेके जाना, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमें एनर्जी लगानी पड़े, हीट लगानी पड़े या रिएजेंट चाहिए, उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, बिजली चमकती है, तो वहां से ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करके NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। तो बेटा इन्हें रिएक्शन करने के लिए कोई रिएजेंट चाहिए, वो कौन सा था? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए थी, तो हीट चाहिए थी, तो रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा फिर? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, इसे होने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब लाइटनिंग बिजली चमकती है तब होगा ये रिएक्शन। इसी के साथ अब इस नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो बेटा हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमने सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसी टॉपिक में उससे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेट ऑफ सिस्टम एंड द स्टेट फंक्शन। इन दो को एक्सप्लेन करना होगा हमने नेक्स्ट। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या मतलब है? स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट किसे कहते हैं? व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट कहते हैं बेटा कंडीशन को, हालत को, कि कोई भी सिस्टम जिस कंडीशन में होगा उस कंडीशन को कहा जाएगा स्टेट ऑफ सिस्टम। द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। कैसे? इसे समझना ऐसे ही है बेटा, हमारे पास के लेट्स सपोज, मैं कहता हूं हमारे पास के एक फ्लास्क है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है,
और इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस, गैस है, और इस गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम लेट्स सपोज अगर हम कर दें 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर की समझ कर दे हमारे पास 5 atm। तो ये जो हमारे पास कंडीशंस होंगी इस वक्त, जो इसके ऊपर कंडीशंस होगी, इसे कहेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम का। ये स्टेट ऑफ सिस्टम है कि इस वक्त जो सिस्टम है किस स्टेट के अंदर, इसके ऊपर वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये तमाम क्या होगा, स्टेट है। इस वक्त जो सिस्टम है वो किस स्टेट के अंदर है, ये उसकी स्टेट है बेटा, ये स्टेट लिखेंगे। स्टेट दो तरह की होगी बेटा, इनिशियल एंड द फाइनल। ये स्टेट कौन सी लेंगे हम, इसे हम लेंगे इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट ले रहे हैं। तो फाइनल क्या होगा, अगर इसमें हम चेंज ले आए, अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर हम इसका कर दें 22, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो इसका प्रेशर P2 हो जाएगा। तो बेटा जब हम टेम्परेचर में या प्रेशर में चेंज करेंगे तो उसका टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह में भी चेंज आएगा। तो ये कौन सा बनेगा, ये हमारे पास बनेगा फाइनल स्टेट। ये कौन सी बनेगी, फाइनल स्टेट। तो कोई भी सिस्टम हो उसकी दो स्टेट्स की हम बात करते हैं, इनिशियल स्टेट, और जब उसमें कोई चेंज करते हैं तो फिर वो कन्वर्ट होते हैं इनटू फाइनल स्टेट के अंदर, और हम इनमें डिफरेंस मालूम करते हैं। डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, डेल वी, वॉल्यूम में चेंज आया, पहले था V2 माइनस V1 बन जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आया डेल टी, T2 माइनस T1 और T2 प्लस माइनस T1 हो जाएगा। प्रेशर में चेंज, तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो ये हम स्टेट्स लेते हैं बेटा, जो स्टेट्स हमारे पास वो इनिशियल भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। स्टेट किसी भी सिस्टम की कंडीशन को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ते हैं वो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन दो लफ्ज होंगे बेटा, एक है स्टेट फंक्शन और दूसरा लफ्ज होगा पाथ फंक्शन। दूसरा कौन सा होगा, पाथ फंक्शन। एक है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। डिफरेंस करेंगे तो समझ आएगी। आपकी बुक के अंदर है स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे कंपोनेंट, ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी स्पेसिफिक इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा वेरिएबल जिसकी स्पेसिफिक इनिशियल और फाइनल स्टेट वैल्यू हो, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which have definite initial and the final state and independent of path। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट फंक्शंस जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, चेंज जैसे मर्जी आए लेकिन इनिशियल और फाइनल उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बेटा स्टेट फंक्शन कौन से हो सकते हैं, बेटा इसे याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, वो तमाम वेरिएबल जिसके साथ डेल्टा का वर्ड लगाते हैं, जिसके साथ हम डेल्टा का वर्ड लगाते हैं ना, वो तमाम स्टेट फंक्शंस हैं। जैसे डेल टी, डेल पी, डेल वी, डेल एच, डेल एस, ये तमाम स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शंस जिनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब डेल वी, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। डेल टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल पी, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो जिनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हो डेफिनिट, उन्हें कहते हैं स्टेट फंक्शंस हो सकते हैं, और इन्हें हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। बेटा ये कैसे होगा, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम में चेंज करना है। देखो अगर मैं ये कहता हूं कि वॉल्यूम को चेंज करना है, वॉल्यूम को हमने लेट्स सपोज के डिक्रीज करना है, चले अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के दो तरीके हैं। वॉल्यूम को अगर डिक्रीज करना है तो एक तरीका है प्रेशर को चेंज करें, प्रेशर क्या कर दें, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। एक और तरीका भी है टेम्परेचर का, टेम्परेचर क्या कर दें, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दें, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो चाहे हम प्रेशर को यूज करें या टेम्परेचर को यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने वॉल्यूम को डिक्रीज करना होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह होता है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये ग्राफ अगर यहां पे बनाए, हमने वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं।
यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास के वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये ग्राफ आ रहा है, तो वॉल्यूम की ये इनिशियल वैल्यू होगी, ये क्या होगा V1 और ये क्या होगा V2। एक और ग्राफ भी बन सकता है, चेंज हम इस तरह तो कर सकते हैं। अगर इसका हम दूसरा चेंज देखें तो ये एक इसकी रूट है, ये रूट था इसका, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, हम सिर्फ डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर। इसका एक और रूट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट रूट होगा, ये सेकंड रूट है। बेटा हम पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वॉल्यूम V1 से V2 की वैल्यू क्या है, वो किस तरफ से मूव करके आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट रूट से या सेकंड रूट से, उसे कहते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शंस कहा जाता है। इसे समझना एक और एग्जांपल है, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपके जो टीचर्स हैं वो स्टेट फंक्शन है, और जो आपके पेरेंट्स हैं वो पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है कैसे? अब देखो, आप घर से स्कूल आते हो, आप यहां पर मौजूद हैं, होम घर में मौजूद है, आपने कहा आना है, आपने आना है स्कूल, स्कूल आना है। अब क्या होगा, आपके पास स्कूल आने के दो मेथड है। क्या एक तो सीधा तरीका है कि आप क्या करो, सीधे घर से स्कूल आ जाओ, सीधा रास्ता, सीधे स्कूल आ जाओगे, ये पहला रास्ता हो गया। एक और तरीका भी है, पहले आप घर से निकलो, पहले अपने किसी फ्रेंड के पास चले जाओ, उसे वहां से पिक करो, उसके बाद फिर आप यहां पर स्कूल आओ। अच्छा, आपने स्कूल आना है, टीचर को इससे फर्क नहीं पड़ता, टीचर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सीधे स्कूल आए हो या स्टूडेंट को साथ लेके आए हो, आपने स्कूल पहुंचना होगा। तो टीचर जो है वो सिर्फ ये देखता है कि आप घर से स्कूल पहुंचे हो, तो वो सिर्फ देखता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखता है, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ता है कि आप सीधे स्कूल गए थे या साथ में किसी फ्रेंड को लेके गए थे। अगर साथ में फ्रेंड को लेके जाओगे, लॉन्ग रूट से जाओगे, तो फिर पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसलिए क्या होगा, पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा। तो ऐसी चीज जिसमें पाथ के ऊपर भी डिपेंड किया जाए, पाथ पे अगर डिपेंड करेंगे उसे कहेंगे पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो सिर्फ ये कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी। आपने स्कूल तक पहुंचना है, तो सिर्फ हम ये देखेंगे डेल टी, चेंज क्या था, T2 था माइनस T1 हो गया। बेटा आपने स्टेट फंक्शन को सिर्फ समझना होगा, स्टेट फंक्शन जिसमें सिर्फ हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू को देखेंगे, पाथ कौन सा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ हमारे पास टर्म्स है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है, बेटा कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।